हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद विकास जा में। आज के सेशन में हम टोटल 20 एमसीक्यूज करेंगे जो कि रिलेटेड है आपके नए टॉपिक रिलेटिव प्रोनाउन से। और आज के सेशन के अंत तक बने रहिए जिससे कि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। और हाँ, आप अपना स्कोर शेयर करना मत भूलिएगा कि आपने आउट ऑफ 20 कितने अंक अर्जित किए। इससे होता क्या है कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, आपको ये समझ में आता है कि मेरा कौन सा पोर्शन जो है स्ट्रांग है और कौन सा पोर्शन जो है वो मेरा वीक है। क्लियर है? और साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इस सेशन को देखने से आपको क्या लाभ मिलने वाले हैं। आपके जितने भी डाउट्स हैं रिलेटेड टू रिलेटिव प्रोनाउंस वे सारे के सारे आज क्लियर हो जाएंगे थ्रू ऑल दीज एमसीक्यूज। तो करना क्या है, प्लीज बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस सेशन सो दैट यू कैन बी बेनिफिटेड। चलिए आज के सेशन के फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है दिस इज द बॉय डैश वॉन द फर्स्ट प्राइज। अब यहाँ चार ऑल्टरनेटिव्स आपके सामने हैं और इसमें से आपको उसका चयन करना है जो सबसे बेस्ट हो। एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शंस में जितने भी आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं इनका प्रयोग हम किस अर्थ में करते हैं। किस अर्थ में कहने का तात्पर्य है कि ये प्रयुक्त होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए या नॉन लिविंग के लिए। अब देखेंगे कि व्हिच का प्रयोग करते हैं हम नॉन लिविंग के लिए, और यहां प्लेस है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का। इसके ठीक पहले आपको देखना है जो इसका एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट, सीड करना मतलब आना, एंटी मतलब पीछे, प्रीवियस। तो इसके पहले जो है हमारा ये क्या है, हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिंबलाइज कर रहा है। इसका मतलब ये जो इसका एंटीसीडेंट है इसी के लिए आपको प्रयोग में लाना है रिलेटिव प्रोनाउन। अर्थात ये तो कतई नहीं प्रयुक्त होगा क्योंकि हमारा बॉय जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्लियर है? अब देखना है कि हमारे इस पूरे सेंटेंस में आपको मेन वर्ब कितने दिखाई दे रहे हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे दिस है हमारा सब्जेक्ट, इसके साथ आपने किसका प्रयोग किया, वर्ब की संख्या एक है हमारा यहाँ पे। इसे V1 मत समझिएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है और यहां देख रहे हैं आपका वर्ब का एक है हमारा। दूसरा हम देखेंगे कि ये हमारा है जो कि पास्ट में है, ये सेकेंड वर्ब आपका हो गया। अर्थात आपके पास दो वर्ब है तो दो सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। एक सब्जेक्ट आपका ये रहा, दूसरा सब्जेक्ट यहां पे आवश्यक है। सब्जेक्ट का प्रयोग करते नॉर्मल सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम वर्ब के ठीक पहले। अर्थात ये हुम जो है हु का ऑब्जेक्टिव केस है और ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन जो है कभी भी सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं कर सकता है। अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हुज का प्रयोग हम सब्जेक्ट के जगह पे कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के जगह पे भी कर सकते हैं। चूंकि ये हमारा एक पॉजेसिव केस में प्रयुक्त होने वाला है, जिस कारण से हम देखेंगे कि इसके आगे आप नाउन का प्रयोग करेंगे और यहां देख रहे हैं नाउन है नहीं, जिसके कारण से आपका ये ऑप्शन खत्म हो गया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द मैन डैश यू मेट यस्टरडे इज माय अंकल। सेम फॉर्मूला को आपको अपनाना है। देखना है मैन हमारा है, इसका हमारा वर्ब यहां पे है तो ये सब्जेक्ट अपने साथ वर्ब ले रहा है। दूसरा देख रहे हैं मेट हमारा वर्ब, इसका सब्जेक्ट हमारा यहां है। अर्थात देख रहे हैं सब्जेक्ट की संख्या 2 और वर्ब की भी संख्या 2 है। अर्थात यहां ना तो सब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि सब्जेक्ट एक एक्सीड हो जाएगा, वर्ब से ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है? अर्थात यहां पे हमारा ऑप्शन ए छट गया। एंटीसीडेंट देख रहे हैं यहां पे लिविंग थिंग है हमारा, जिसके कारण से क्या करेंगे, ये नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयुक्त होता है, ये भी छट गया हमारा। हुज के आगे हमने अभी देखा था कि नाउन का प्रयोग किया जाता है पोजीशन दर्शाने के लिए, जो कि नहीं है। अर्थात बचा कौन सा? ऑप्शन नंबर सी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पे हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस का क्यों प्रयोग हुआ है। गौर से समझिएगा इसे। द मैन डैश यू मेट यस्टरडे। अब देखिए यू मेट यस्टरडे, आप कल मिले, आप किसी व्यक्ति से मिले कल। तो इस क्लॉज के लिए देखेंगे कि आपको रिक्वायर्ड है एक ऑब्जेक्ट की। आप जिससे मिले वो पर्सन ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहां पे, क्योंकि यहां मिलने का प्रभाव उस पर क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है। अर्थात जिस कारण से हमें यहां ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की आवश्यकता होगी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दिस इज द हाउस डैश वॉज बिल्ट इन 1900। अब कहता है कि यह वह घर है जो कब बना था, तो 1900 ईस्वी में बना था। क्लियर है इतना तक? अब सेम फॉर्मूला यहां भी हम अप्लाई करते हैं। उससे पहले देखेंगे कि हाउस हमारा नॉन लिविंग थिंग है। एक चीज तो तय है कि हु का और हुम का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं ना
पर्सन के लिए प्रयुक्त होते हैं। और ये हमारा एंटीसीडेंट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, जो कि एक थिंग है। क्लियर है। अब देखेंगे कि हुज और व्हिच में हुज का प्रयोग हमने देखा है कि नाउन के साथ किया जाता है पोजीशन दर्शाने के लिए, और उसमें भी ये पर्सन के लिए प्रयुक्त होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए नहीं होता है। अर्थात आपका इस तरह से ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन एक बार देख लेते हैं कि व्हिच का प्रयोग क्यों होगा। व्हिच का इसलिए होगा क्योंकि ये हमारा देखेंगे वर्ब है, और वर्ब को हमें सब्जेक्ट देना पड़ता है। और देखेंगे कि व्हिच का प्रयोग सब्जेक्टिव केस और हम ऑब्जेक्टिव केस दोनों में करते हैं, जिसके कारण से ये फिट बैठ जाएगा। क्लियर है। आई होप कि आपको ये सेशन मजेदार लग रहा होगा। क्लियर है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक ताकि आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कहता है द गर्ल डैश फादर इज ए डॉक्टर लिव्स नेक्स्ट डोर। कहता है गर्ल, वह लड़की जिसके पिताजी क्या है, डॉक्टर हैं, वो नेक्स्ट डोर मतलब अगला दरवाजा जो है उन्हीं का है, मतलब नेक्स्ट रूम की बात की जा रही है, नेक्स्ट हाउस की बात की जा रही है। ठीक है ना। अब देखेंगे कि गर्ल है, तो एक चीज है यहाँ पे एंटीसीडेंट हमारा लिविंग थिंग है, जिसके कारण से व्हिच का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है। हुम का यदि आप प्रयोग कर रहे हैं यहां पर, तो देखेंगे कि यहां पे कोई हमारा ऐसा वर्ब नहीं है जो ऑब्जेक्ट लेगा। कोई वर्ब का मतलब है कि हमारा वैसा वर्ब ऑब्जेक्ट लेता है जो ट्रांजिटिव हो, और हम जानते हैं ये स्टेट शो करने वाले जो हमारे जो वर्ब्स होते हैं, या हम जिसे बोलते हैं स्टेट वर्ब्स, या जिसे बोलते हैं हम स्टेट ऑफ बीइंग बताने वाले वर्ब, वो अपने साथ ऑब्जेक्ट नहीं लेते हैं, जिसके कारण से हमारा ऑप्शन नंबर बी भी खत्म हो गया। अब देखेंगे यदि हम हु का प्रयोग करें, तो अब यहां पे आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूं, जिसको कि आपको ध्यान से समझने की आवश्यकता है। ये जो हमारा जो हु होता है ना, ये हमारा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के रूप में भी काम करता है, तो हम आगे देखेंगे। ठीक है ना। आगे क्या है, नाउन है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि नाउन और प्रोनाउन एक साथ प्रयुक्त नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, तो डिफिनेशन को याद रखना है। नाउन की रिपीटेशन को कम करने के लिए, उसे रिप्लेस करने के लिए प्रोनाउंस प्रयुक्त होते हैं, और यहां पे हमारा ऑलरेडी नाउन है, तो प्रोनाउन की आवश्यकता नहीं होगी। क्लियर है। जिस कारण से हम क्या करेंगे, हु का भी प्रयोग नहीं करेंगे। अब बचा आपके सामने हुज। आप देखेंगे कि हुज जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये संबंध बताने के लिए, अपना रिलेशन या पोजीशन दर्शाने के लिए नाउन लेता है। तो हम देख रहे हैं नाउन है, जिसके कारण से आपका ऑप्शन नंबर डी जो यहां पर है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट हमारा है, कहता है आई नो द रीजन, मैं उस रीजन को, उस कारण को जानता हूं, डैश ही वॉज एब्सेंट, कि वह एब्सेंट था। अब देखिए कि रीजन और उसके एब्सेंट होने के बीच के संबंध को कौन सा यहां जो है हमारा, जो यहां पे सही सही बताएगा। व्हिच मतलब जिसका या जो, तो जो की बात नहीं होगी यहां। क्यों नहीं होगी, तो रीजन, क्यों एब्सेंट होने का रीजन बता रहे, क्यों था वो। तो जैसे ही क्यों का भाव आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर सी का प्रयोग करेंगे, जो कि यहां का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कहता है द टीचर डैश वी रेस्पेक्ट द मोस्ट हैज रिटायर्ड। कहता है उस शिक्षक की यहां बात की जा रही है जिसे हम लोग बहुत ही रेस्पेक्ट करते थे, आदर सम्मान देते थे, वह क्या है, रिटायर कर चुके हैं। क्लियर है। अब देखना है आपको कि यहाँ पे किस तरह के रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग होगा। अब देखिए यहाँ पे वी है हमारा, सब्जेक्टिव केस का है, इसके लिए हमने वर्ब देखा, यहाँ पे लिखा गया है। दूसरा देखेंगे ये सब्जेक्ट है हमारा, इसके लिए हम वर्ब यहां देख रहे हैं, हैज रिटायर्ड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इसे फ्रेम किया गया है। अर्थात सब्जेक्टिव केस की तो आवश्यकता है नहीं। अगर आप प्रयोग में ला रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका सब्जेक्ट एक से एक ज्यादा हो रहा है, जिसके लिए वर्ब उपलब्ध नहीं है। अब देखेंगे ये ऑप्शन नंबर बी है, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हुज का प्रयोग हम करते हैं संबंध बताने के लिए, उस स्थिति में नाउन की आवश्यकता होगी। व्हिच का प्रयोग करते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए, और यहां देख रहे हैं हमारा लिविंग थिंग है। ठीक है ना। जिस कारण से हम क्या करेंगे, हुम का चयन करेंगे। वैसे भी आप देखिए वी रेस्पेक्ट, हम रेस्पेक्ट करते किर थे, इस टीचर की, तो यह जो हमारा है ना, इस क्लॉज के लिए ऑब्जेक्ट का कार्य करेगा, जिस कारण से हमारा जो एंटीसीडेंट जो होगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो हम यहां पर जो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे, वह भी ऑब्जेक्ट होगा। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा है, तो सब्जेक्टिव केस, मतलब रिलेटिव प्रोनाउन का अपना कोई केस नहीं होता है, उसका केस निर्भर करता है उसके एंटीसीडेंट पे। समझ में आई बात, ये ध्यान रखना है आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट में पूछ रहा है आपका, दिस इज द बुक डैश आई वॉज टॉकिंग अबाउट।
अब कहता है कि दिस इज द बुक, यह वही बुक है, वही किताब है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था या जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। क्लियर है? अब कहते हैं, देखिए यहां पे दिस इज द बुक, ये तो हमारा देख रहे हैं सब्जेक्ट और वर्ब है इसके साथ। आई वॉज टॉकिंग अबाउट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मैं बात कर रहा था किसके बारे में? तो कहेंगे कि सर बुक के बारे में। तो इस क्लॉज के लिए क्या हो गया? ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। और जैसे ही ऑब्जेक्ट हो गया तो यहां पे रिलेटिव प्रोनाउन भी आपका क्या होगा? ऑब्जेक्टिव केस का। अब ध्यान रखना, एंटीसीडेंट हमारा नॉन लिविंग थिंग है जिसके कारण से हु और हुम का प्रयोग नहीं होगा। एक तो ऑब्जेक्टिव केस का जिसके कारण से हु खत्म हो गया, और देख रहे हैं हुम का प्रयोग हम करते हैं लिविंग थिंग के लिए जिसके कारण से छट गया। अब देखेंगे हुज का प्रयोग करते हैं पोजीशन दर्शाने के लिए, तो आगे नाउन नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है ही इज द सेम मैन दैट हेल्प मी यस्टरडे। अब कहता है कि यह वही है, एग्जैक्टली वही आदमी है जिसने मेरी कल मदद की। क्लियर है? अब देखना है मैन जो है हमारा क्या है? लिविंग बीइंग है जिसके कारण से हुज का प्रयोग नहीं करेंगे, हुज का प्रयोग भी नहीं होगा क्योंकि नाउन आगे नहीं है, और हुम का प्रयोग इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमारा ये वर्ब है और वर्ब को आवश्यकता है यहां पर एक सब्जेक्ट की। जैसे ही सब्जेक्ट की तो हम देखेंगे सब्जेक्टिव केस, और जिसके कारण से हम किसका चुनाव करेंगे? ऑप्शन नंबर सी का चुनाव करेंगे, हु का। ऑप्शन में जो मौजूद है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट को। कहता है द चेयर डैश इज ब्रोकन शुड बी रिपेयर्ड। कहता है चेयर, कुर्सी जो ब्रोकन है, जो टूटा हुआ है, उसे क्या है? उसकी मरम्मत करवानी चाहिए। ठीक है ना? अब देखिए चेयर है मतलब नॉन लिविंग बीइंग है, अर्थात इसके लिए जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो भी किसके लिए प्रयुक्त होने वाला होना चाहिए? नॉन लिविंग बीइंग के लिए। तो चुपचाप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों को छांट देंगे। सी इसलिए छट जाएगा क्योंकि आगे नाउन नहीं है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसका प्रयोग हम सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों के लिए करते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। कहता है द बॉय डैश यू पनिश्ड इज इनोसेंट। कहता है वह लड़का जिसे आपने पनिश किया वह क्या है? इनोसेंट है। ये फॉर्मूला अगर आप एक बार दिमाग में बैठा लिए ना तो आप कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन से जुड़े हुए प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। कैसे? द बॉय, इस क्लॉज पे सीधे आते हैं। यू पनिश्ड, आपने पनिश किया, आपने दंडित किया। किसे दंडित किया? तो उस लड़के को। इस क्लॉज के लिए यह क्या कार्य करता है? तो एक ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। और जैसे ही एंटीसीडेंट हमारा ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है तो इसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन जो होगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस का होगा, जिसके कारण से ऑप्शन नंबर ए छट गया आपका, ऑप्शन नंबर बी छट गया चूंकि ये नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हमारा कहता है दिस इज द प्लेस डैश वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। कहता है यह वही जगह है जहां पे हम पहली बार मिले। अब देखिए यहां पे क्या है कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन प्रयुक्त नहीं होगा, यहां पे रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग किया जाएगा। कैसे? इस चीज को समझते हैं। कहता है देखिए वी मेट, हम मिले। कहां मिले? तो जगह की बात की जा रही है, और जगह पे, जिस जगह पे कोई एक्शन हो तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस, अर्थात हम वेयर का प्रयोग करेंगे। यहां पे वेयर कहां के अर्थ में, पूछने के अर्थ में नहीं है, ये एक कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है, जिसके कारण से इसका अर्थ हो जाता है जहां, जिस जगह। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द डे दैट ही अराइव्ड वाज ए हॉलीडे। कहता है वह दिन, जिस दिन वह आया, क्या था? हॉलीडे का था। ठीक है ना? वेयर का प्रयोग तो नहीं होगा यहां पे। क्यों नहीं होगा? वेयर आप बताते हो कि किस जगह पे कोई घटना हुई, यहां पे बात की जा रही है डे के, उस दिन की बात की जा रही है, तो यहां पे क्या कर देंगे? व्हेन का प्रयोग करेंगे। द डे व्हेन ही अराइव्ड वाज अ हॉलीडे, उस दिन की बात कर रहा है, कब की बात कर रहा है, कहां की बात नहीं कर रहा है। ठीक है ना? एक बार फिर हम देखेंगे कि यहां पे एक एडवर्ब का प्रयोग किया जाएगा जिसे हम रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वह जो है बहुत सारे विद्यार्थियों में से एक है। बहुत में से, आप जब ग्रुप में से किसी एक को बता रहे हो उसी के जैसे में से, तो वहां पे हम वन ऑफ द का प्रयोग करते हैं। अब देखेंगे इसके साथ ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स,
डैश वर्क वेरी हार्ड। अब देखिए ये मेरा वर्ब है और वर्ब को आवश्यकता पड़ेगी एक सब्जेक्ट की, और ये एंटीसीडेंट हमारा लिविंग बीइंग के लिए है, जिसके कारण से व्हिच और हुज दोनों खत्म हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी छट जाएगा चूंकि ऑब्जेक्टिव केस का है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है हमारा द पेन डैश इंक इज लीकिंग इज माइन। कहता है पेन जिसका क्या है इंक लीक कर रहा है वह मेरी है। क्लियर है? अब देखेंगे यहां पे इंक है जो कि एक नाउन के रूप में यहां पे प्रयुक्त हो रहा है। क्लियर है? अब देखेंगे जैसे ही नाउन के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो ये हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हु नहीं प्रयुक्त होता है किसके लिए? पेन के लिए। व्हिच का प्रयोग करते हैं लेकिन व्हिच के साथ हम नाउन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लियर है? जब ये रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कार्य करे तब। अगर हम इसका प्रयोग इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के रूप में करें तब तो आगे नाउन लेगा ये। क्लियर है? और हुज का प्रयोग करते हैं संबंध बताने के लिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हुज का प्रयोग किया जाता है। वैसे नॉन लिविंग थिंग के लिए हम ऑफ व्हिच का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां पे देखेंगे कि ऑप्शन में ये विद्यमान नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ये एसएससी के बहुत सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जहां पे नॉन लिविंग थिंग के लिए हुज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? तो ये आप एकदम कंफर्म रहे, इट इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है आई मीट अ मैन। मैं एक आदमी से मिला। ठीक है ना? सन इज एन इंजीनियर। बेटा एक इंजीनियर है। आपको लग रहा है ना कि आप बात कर रहे हैं इस मैन के बेटे की, अर्थात इन दोनों के बीच में हमें क्या संबंध दिखाने की आवश्यकता है। और संबंध बताने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? और संबंध बताने के लिए हम पॉजेसिव केस का प्रयोग करते हैं। और जितने भी आपके ऑप्शंस हैं इसमें से सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर डी है जो पॉजेसिव केस का है। ठीक है ना? ये हमारा सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव केस में प्रयुक्त होता है, या ऑफ व्हिच का यदि प्रयोग करते तब ये पॉजेसिव में होता, और व्हिच का प्रयोग हम नॉन लिविंग के लिए करते हैं जिसके कारण से भी ये छट जाता। हुम हमारा ऑब्जेक्टिव केस का है, हु हमारा सब्जेक्टिव केस का है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द मूवी डैश वी वॉच यस्टरडे वाज बोरिंग। अब यहां बात की जा रही है कि जो मूवी मैंने कल देखा या हम लोगों ने देखा वो क्या था कि भैया बोरिंग था, बहुत ही उबाऊ था, थकाऊ था। क्लियर है? अब देखेंगे यहां बात की जा रही है मूवी की, तो मूवी के लिए हम हु और हुम दोनों में से किसी का प्रयोग नहीं करेंगे। अब कहता है यहां पे ऑप्शन एक ही बचा आपके सामने जिसका आप चयन करके इस सेंटेंस को करेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि हुज हम पोजीशन दर्शाने के लिए करते हैं और यहां पोजीशन दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है दिस इज द रीजन डैश सी लेफ्ट द जॉब। हमने रीजन वाला क्वेश्चन किया था। कहता है कि यही वह कारण है जिसके कारण उसने क्या किया? जॉब छोड़ा। ठीक है ना? उसने जॉब छोड़ दी। ठीक है? अब देखेंगे दिस इज द रीजन व्हाई सी लेफ्ट द जॉब। व्हाई का प्रयोग हम इसलिए करेंगे चूंकि यहां आप कारण बता रहे हैं। ठीक है ना? और कारण बताने के लिए हम क्या करते हैं? क्यों का यहां प्रयोग करेंगे। क्लियर है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा कहता है द प्लेयर्स डैश आर सिलेक्टेड विल गेट स्कॉलरशिप्स। कहता है प्लेयर्स जो सिलेक्ट किए गए हैं उनको क्या मिलेगा? स्कॉलरशिप मिलेगा, उनको छात्रवृत्ति दी जाएगी। क्लियर है? अब देखेंगे यहां पे किसका प्रयोग होगा। सबसे पहले देखते हैं यहां पे आर सिलेक्टेड जो कि आपका वर्ब है, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट में है। कैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट में है? तो ये देखेंगे वर्ब बी का फॉर्म है और आगे वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि पेसिव वॉइस का एक फॉर्म है, स्ट्रक्चर है। और इज एमआर हम सब जानते हैं कि ये हमारा V1 है और V1 किस चीज को निरूपित करता है? प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को। क्लियर है? अब देखेंगे इसको आवश्यकता पड़ती है यहां पे एक सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की। चूंकि वर्ब तो अकेला आएगा नहीं, उसके लिए तो हम किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव केस ये हमारा सब्जेक्टिव केस का है, लेकिन नॉन लिविंग बीइंग के लिए आता है। प्लेयर हमारा जो एंटीसीडेंट है दैट इज इन सब्जेक्टिव केस, और ये आपका लिविंग बीइंग है जिसके कारण से इसका भी प्रयोग नहीं होगा। अब देखते हैं आपका ऑप्शन नंबर सी बचता है जो कि आपका करेक्ट है दोनों ही स्थिति के लिए। एक तो सब्जेक्टिव केस की आवश्यकता है वो भी है, और एंटीसीडेंट के लिए भी ये उपयुक्त है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। कहता है ही इज द पर्सन डैश एडवाइस आई ट्रस्ट। पूरे सेंटेंस को आप पढ़िए। आपको एक क्लॉज यहां देखने को मिल रहा है और दूसरा क्लॉज हमारा यहां से यहां तक आएगा। ये हमारा
लिविंग बीइंग है, जिसके कारण से हम व्हिच का चयन नहीं करेंगे। अब देखेंगे कि एडवाइस जो हमारा है ना, ये नाउन है। क्लियर है? और नाउन जैसे ही दिखा तो इस नाउन से संबंध बताने के लिए हमें आवश्यकता पड़ेगी एक पॉजेसिव केस के रिलेटिव प्रोनाउन की, जो कि आपके ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। क्लियर है? अर्थात आपका यही आंसर भी हो जाएगा। क्लियर है? अब साथ ही साथ एक दो चीज को समझ लेते हैं। एडवाइस का मतलब होता है सलाह, ये हमारा नाउन होता है, और इसका वर्ब फॉर्म जो होता है ना, वो होता है हमारा एडवाइज, SE हो जाता है। और फिर आप इससे नाउन बनाते हैं कैसे? तो नाउन बनाते हैं एडवाइजर, सलाहकार, जो सलाह देने वाला है। क्लियर है? ये देखना है कि किस तरह से आप वोकैब को बढ़ा सकते हैं, एक वर्ड से तीन से ज्यादा। ठीक है ना? और एक वर्ड होता है हमारा, इसका प्लूरल नहीं होता, ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में प्रयुक्त होता है, और इसका जब प्लूरल बनाते हैं तो अर्थ बदल जाता है, एडवाइसेस। आपको कमेंट में लिखना है कि एडवाइसेस का मतलब क्या होता है जब आप इसमें ई लगाएंगे तो। ठीक है ना? चलिए आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है द रोड डैश लीड्स टू द स्टेशन इज वेरी नैरो। कहता है यहां पे उस रोड की बात की जा रही है जो लीड करता है, मतलब की ओर जाता है, जो ये स्टेशन तक जाती है। मतलब यहां पे एक ऐसे रोड की बात की जा रही है जो स्टेशन तक जाती है। वो कैसी है? बड़ी सकड़ी है। सकड़ी मतलब पतली गली होगी। ठीक है ना? वो सड़क जो है ना, उसमें फैलाव ज्यादा नहीं होगा। क्लियर है ना? अब देखिए यहां पे द रोड, और यहां देख रहे हैं हम वर्ब है, वर्ब का 5वां फॉर्म है, मतलब इसको सब्जेक्ट की आवश्यकता होगी। एंटीसीडेंट हमारा क्या है? यहां पे नॉन लिविंग बीइंग है, जिसके कारण से हम हु का प्रयोग नहीं करेंगे, व्हिच का प्रयोग आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग बीइंग के लिए भी प्रयुक्त होता है और साथ ही साथ सब्जेक्टिव केस में भी प्रयुक्त होता है, और हमें आवश्यकता भी उसी की है। ठीक है? अर्थात आपका ऑप्शन नंबर सी डी दोनों छट गए, ऑप्शन नंबर बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा। बस यूं ही हंसते खेलते खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नित्य नूतन नवीनता के साथ अपनी प्रवीणता का प्रदर्शन करते हुए अपने जीवन में तरक्की लाइए, सफलता को अर्जित कीजिए, ताकि आप तो खुद खुश होंगे ही होंगे, अपने माता पिता को भी हर्षित करने का मौका देंगे, और हम भी उसी खुशी में शामिल होकर के हम भी धन्य हो जाएंगे। चलिए, टिल द टाइम वी मीट नेक्स्ट, हैप्पी लर्निंग एंड कीप इवॉल्विंग। थैंक यू सो मच।